हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमारा जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है अब वो 2 दिन में चालू होने वाला है। 12 को हमारा पहला एग्ज़ाम है, फिर 19, 20 और 25 को हमारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। तो अब आपने अभी तक जितने भी आपके मॉक्स वगैरह हैं आपने सब दे दिए होंगे। अगर आपके उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करें तो आप अभी आने वाले एग्जाम में तो कुछ मार्क्स अच्छे लाएंगे ही ऑब्वियसली। पर आप जो आने वाले और एग्जामिनेशन हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई पीओ, अगर आपने एफसीआई वगैरह भरा है तो एफसीआई, और नहीं तो अगले साल के बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर आपके वो तैयार है, आपने अभी तैयारी नहीं करी, आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टिप्स हैं इनसे आपके एग्जाम्स जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मैंने खुद इन्हीं टिप्स की वजह से अपने स्कोर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे आरआरबी क्लर्क वगैरह के टाइम पे 50s में मार्क्स रहते थे, पर अब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये सारी टिप्स क्या है मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप अपने मार्क्स अच्छे से इंक्रीज करना चाहते हैं और आप इन टिप्स को अपनी जो आपका मॉक गिविंग शेड्यूल है उनमें अपनाना चाहते हैं। ये जो आपके तरीके हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, ट्राई टू पिक इजियर एंड मोर डुएबल क्वेश्चंस। तो हम काफी बार क्या करते हैं, कोई बहुत यूनिक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो बनता ही नहीं है। काफी बच्चे करते हैं पहले क्वेश्चन से एंड तक की ट्राई करते हैं, पर कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है। जैसे इंग्लिश में पहला क्वेश्चन काफी बार जो होता है वो पैराग्राफ आता है, और आपको पता है पैराग्राफ इज वेरी टाइम टेकिंग। काफी बच्चे अगर पैराग्राफ पहला क्वेश्चन उठा लेंगे तो 20 मिनट तक पैराग्राफ ही नहीं बना पाएंगे जिनकी इंग्लिश वीक है, और अगर पैराग्राफ थोड़ा हार्ड है। तो अगर पैराग्राफ आपका हार्ड है तो जैसी ऐसी चीजें, तो आपको हमेशा इजियर या डुएबल क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, पजल्स और डीआई की बात कर लेते हैं। तो स्किम थ्रू पजल्स, आपको स्किम मतलब बस उनसे एक बार होके चल जाना। आप सारी पजल जो आपकी 4 पजल्स आई हैं और आपके डायरेक्शन सेंस और फैमिली रिलेशन अगर आए हैं, तो आप ये 6 की 6 चीजों से एक बार स्किम थ्रू हो जाइए और आप देख लीजिए कि आपको सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, उससे स्टार्ट कीजिए। आपका अगर डायरेक्शन सेंस और फैमिली रिलेशन अच्छा है तो आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले जो बेसिक पजल्स आती हैं जल्दी जल्दी उन्हें बना लीजिए, फिर आप हार्ड पजल्स की तरफ जाइए। और रीजनिंग में भी मैं कहूंगा कि पहले पजल्स एकदम करने की जरूरत नहीं है। पजल्स से भी पहले आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा होता है स्पीड रीजनिंग, काफी लोग बोलते हैं उसे, पर मैं बता दूं तो आपका जो रीजनिंग इनइक्वालिटीज होता है या आपका सिलोजिज्म होता है, और आपका काफी बार आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आती है, अगर वो इजी है तो वो, ये सब आपकी स्पीड रीजनिंग होती है, मतलब ये काफी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है, इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगता है। तो पहले इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके मिसलेनियस बीच में आते हैं तो मिसलेनियस भी अगर आपका इजी दिख रहा है, इजी लेवल वाला है, तो उनको भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, उनको लास्ट के लिए मत छोड़िए, वरना वो बहुत कम टाइम में बनने वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके 20-30 सेकंड वाले, वो छूट जाते हैं आपकी बड़ी पजल्स के चक्कर में, जो आपकी 3-4 मिनट ले लेती हैं और फिर सॉल्व करने में भी 3-4 मिनट लग जाते हैं काफी बार। तो वो जो बड़ी पजल्स होती हैं जो 7-8 मिनट तक ले लेती हैं, वो पर क्वेश्चन पड़ गई आपको 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड की, और वहीं आपका एक क्वेश्चन था जो 20 सेकंड में रीजनिंग इनइक्वालिटीज का बन सकता था, आपने वो छोड़ दिया उसके लिए, तो आपके मार्क्स इस वजह से कम आएंगे। तो पहले वो कीजिए और उसके बाद आप पजल्स पे जा रहे हैं तो पजल्स में भी आप पहले इजी वाली कीजिए। काफी बार बॉक्स बेस्ड पजल बहुत इजी आती हैं, संडे मंडे जो हमारी वीक डेज बेस्ड पजल होती हैं वो बहुत इजी आती हैं, बॉक्स फ्लोर ये इजी आती हैं। बल्कि सीटिंग अरेंजमेंट होता है काफी बार हार्ड आती है, वो देख लीजिएगा पेपर में। पर ज्यादातर ऐसा रहता है सीटिंग अरेंजमेंट में एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बैठे हैं या ट्रेपीजियम के अंदर बैठे हैं, आधे लोग अंदर देख रहे हैं आधे लोग बाहर देख रहे हैं, तो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, या 10 लोग ऊपर नीचे बैठे हैं। तो ऐसी पजल्स को पहले अगर वो इजी लग रही हैं तो उनको कीजिए, वरना अगर ज्यादातर वो हार्ड रहती हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। जो सिंपल डेज बेस्ड बॉक्स बेस्ड पजल हैं, अगर वो वन वन पॉसिबिलिटी वाली है, मतलब वन वन वेरिएबल वाली हैं, तो उनको जरूर करिए पहले। तो ये आप कर सकते हैं। फिर ये मैथ्स में लिखा स्पीड मैथ्स करिए सबसे पहले, एक तरीका, आप स्पीड मैथ्स से होते हुए जाइए। स्पीड मैथ्स में आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, नंबर सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब आता है। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स में को ढूंढिए और स्पीड मैथ्स पूरी खत्म कीजिए। और स्पीड मैथ्स में आपका ऐसा नहीं कि पहले आपको क्वाड्रेटिक करनी है फिर आपको ये नहीं, जो आए पहले वो, रॉन्ग नंबर भी आ रही है सबसे पहले रॉन्ग नंबर कर लीजिए। रॉन्ग नंबर में भी कोई 1.5 मिनट नहीं लगता है, मुश्किल से मुश्किल अगर कोई बड़ा रॉन्ग नंबर है तो उसको 1 मिनट लग जाएगा, बाकी 30 सेकंड के आसपास में हो जाते हैं।
और इस बारे में मैं आपको अभी आगे और बताऊंगा। तो उसके बाद डीआई मैंने आपको बताया कि उसके बाद अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ये एक फॉर्मेट है, आप अरिथमेटिक सबसे पहले उठा लेंगे तो छूटेगा। अरिथमेटिक में ज्यादा टाइम लगता है, और अरिथमेटिक में भी जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स, उनको कीजिए, और उसमें भी जो डुएबल टॉपिक्स होते हैं उनको कीजिए। ये मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर करते टाइम बताया भी था कौन से टॉपिक ज्यादा डुएबल आते हैं। जैसे काफी लोगों को टाइम एंड वर्क बहुत ईजी लगता है, वो इजी टॉपिक भी है, मेरा खुद फेवरेट टॉपिक है, पर टाइम एंड वर्क एग्जामिनर काफी बार, बहुत ज्यादा बार, बहुत शिफ्ट्स में अनडुएबल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो बहुत ही हार्ड है, उनमें आपके 1.5 मिनट लग सकते हैं, तो उनको पहले मत उठाइए। और खासकर ऐसे एग्जामिनेशन में जहां आपके लिए मार्क्स इतने जरूरी हो, जहां आपके लिए टाइम इतना जरूरी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ तो छोड़ दिया, फिर आप 19 मिनट का पेपर कर रहे हैं, सब 20 का कर रहे हैं। तो इन सब गलतियों से बचिए। फिर सॉल्व पैराग्राफ इन द एंड ऑफ इंग्लिश सेक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो फिलअप्स होते हैं हमारे, और साइनोनियम एंटोनियम्स होते हैं, ऐसी चीज होती हैं, पहले इनको करिए। आप पैराग्राफ को थोड़ा लास्ट में करिए, या लास्ट में नहीं भी तो पैराजंबल वगैरह से पहले करिए। पर जो इजी टॉपिक है आपके फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, मैचिंग, और साइनोनियम एंटोनियम अगर आ गए हैं, या मिसस्पेल्ड वर्ड्स, तो ऐसे जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको पहले कीजिए। पैराग्राफ पूरा आपको करने में जितना टाइम लगेगा, भले आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, आपको वो 7-8 क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगेगा, आप बचे हुए 23 क्वेश्चन उतने ही एग्जैक्ट टाइम में कर सकते हैं। इतना अंतर होता है। तो पैराग्राफ को पहले मत उठाइए, और वो भी अगर आपकी इंग्लिश वीक है। जैसे मैं पैराग्राफ पहले कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ओवरऑल पेपर ही इंग्लिश का 10 से 12 मिनट में खत्म कर देता हूँ। 13-14 मिनट बहुत रेयरली, मेरे पास 5-6 मिनट एक्स्ट्रा बचे होते हैं। तो अगर ऐसा सीन है तो आपका, फिर आप कर सकते हैं। पर अगर आपकी इंग्लिश में वही 15-20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, तो पैराग्राफ पहले मत कीजिए। पर पैराग्राफ बिल्कुल छोड़िए भी मत, क्योंकि पैराग्राफ में क्वेश्चन सही होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपको जब दिख रहा हो कि एंड के 7-8 मिनट बच रहे हैं, तो कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट है लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। आपको इस एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ने आने चाहिए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज कंपेरेटिवली वेरी इजी, पर क्वेश्चंस छोड़ना मुश्किल है। आपको कभी कभार रॉन्ग नंबर देख के या क्वाड्रेटिक देख के पता लग जाना चाहिए कि फिलहाल इसको स्किप करना है, अभी मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता, अभी मेरे को इसको नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल स्किप कर दीजिए, या उन पे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। आपको पता होगा वो पर्पल कलर के जाते हैं, आप उस पर वापस आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, पर तुरंत मत करिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि वैसे तो इजी होगा बट इट कैन बी टाइम टेकिंग, उसको अवॉइड कीजिए पहले। फिर आपके जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो हो जाएं, या आपको बाकी लगे कि चलो इससे भी हार्ड है तो वापस वहां जाता हूँ, तो उस हिसाब से कीजिए। पर फिलहाल उन्हें स्किप कर दीजिए, मतलब पहले राउंड में आप उन्हें स्किप कर दीजिए। पहले राउंड में मत कीजिए। पहले राउंड में आप छूटते ही पजल मत उठा लीजिए कोई बहुत बड़ी, या डीआई मत उठा लीजिए बहुत बड़ा सा, कि आपको उस डीआई को करने में 6-7 मिनट लग गए आंसर मार करते हुए। फिर उससे होगा कि आपका, अगर जब आप पहले स्पीड मैथ्स कर लेते हैं, तो आपने देखा कि आपने 5 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको अगले 15 मिनट में सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। और 20 मतलब अगर आप 30 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि क्वांट में बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं, तो आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करना है। आपके पास 1 मिनट पर क्वेश्चन है, तो एक ये थोड़ा मेंटल पुश भी जाता है। अगला है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको आपकी कमजोरियां और आपको आपकी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हैं आप, वीक कहाँ पे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता होगा, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो किसी भी एडवाइस को मत फॉलो कीजिए जो आपकी प्रैक्टिस या नॉलेज से मैच नहीं करती हो। अब मैं आपको बोलता हूँ स्पीड मैथ पहले कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पहले कीजिए। अब आपकी क्वाड्रेटिक वीक है, आप जितने टाइम में क्वाड्रेटिक बनाते हैं उतने ही टाइम में आप डीआई बना लेते हैं। आपने कोई कोर्स कैसा करा है, आपने ऐसा पढ़ा है कि जिसमें आपको डीआई बहुत अच्छी हो गई आपकी, या आपकी डीआई पहले से बहुत स्ट्रांग है, और आपकी कंपेरेटिवली कैलकुलेशंस वीक हैं, पर आप डीआई में अच्छे हैं, जो कि बहुत रेयर बात है। पर फिर भी अगर आपके साथ ऐसा है, तो आप उस पे जाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि सर ने ऐसा बोला है, किसी ने, उनके 600 के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला है कि पहले ये टॉपिक करो या फिर ये टॉपिक करो, तो हम तो यही करेंगे। उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं। आप, वो आपको नहीं जानते, वो एक नॉर्मल बात कह रहे हैं जो कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स उनके, उनको सही लगेगी, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। पर अगर वो आपको सही नहीं लगती, आपके नॉलेज बेस पे नहीं जा रही है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं पहले उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई बोलता है कि ये जो तरीका है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पर आपको वो तरीका ही समझ नहीं आ रहा, आप पिछले 1 साल से किसी दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अब आप एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई नया तरीका ढूंढे तो नहीं हो सकता है वो तरीका फास्ट हो, पर उसको बाद में सीखिए। उसको एटलीस्ट 1-2 महीने आपको सीखने में लगेंगे। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी में बनाइए, पर अब 4 दिन बाद एग्जाम है, अगर आप अब एक पॉसिबिलिटी में बनाएंगे तो ना आपका एक बनेगा ना पॉसिबिलिटी बनेगी। पर उसे सीखिए, वो बहुत अच्छी ट्रिक है।
मैंने वीडियो डाल रखी है, और लोगों ने वीडियो डाल रखी है जी, आपको जहां अच्छा लगता है आप सीखिए, पर अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, अपने वीक टॉपिक्स, इनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को टाइम एंड वर्क मेरा स्ट्रॉन्ग है, भले ही हार्ड है पर मेरा तो स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने बहुत अच्छे से करा है। पाइप्स एंड सिस्टम मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब एवरेज जो है वो बहुत इजी टॉपिक है पर मेरा थोड़ा वीक है, तो मैं उसको हल्के में लेके चलूँ, तो इस हिसाब से करिए। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स की लिस्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी, फिर उस पे आपका क्या तरीका रहता है वो मेन है। कुछ भी गलत मत कीजिए, पर दूसरों का सही आपके लिए सही हो जरूरी नहीं है, पर जो एक गलत चीज है वो सबके लिए गलत होती है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कीजिए और उसी हिसाब से मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए और रियल एग्जाम भी उसी हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। फिर अगली बात है, बी सीरियस वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि मॉक्स में कोई ध्यान ही नहीं है, फोन में चला लिया, साथ में गाने भी चला रहे हैं, नहीं हो पाता। आपके मॉक्स में मार्क्स कमाएंगे और आपके रियल एग्जाम में भी मार्क्स कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 1 घंटा चुपचाप बैठना ही नहीं आता। मेंस में 2.5 घंटा लोग बैठ ही नहीं सकते, और 1 घंटा नहीं बल्कि आपको 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए भी बैठना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां से एग्जिट करते हैं, वो 2 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। बहुत से बच्चे एग्जाम से, मैंने देखा है घर पे मॉक्स में वो लोग 87 88 स्कोर कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं तो, मेरे एक फ्रेंड है, वो रबिन नाम है उनका, अभी उनका IBPS PO मेंस भी है। तो वो हमेशा टेक्स्ट बुक में हो या किसी में भी जहाँ वो मॉक दे रहे हो, वो काफी टॉप पे रहते हैं हमेशा, टॉप 20 टॉप 30 में बहुत अच्छे मॉक्स रहते हैं। पर रियल एग्जाम में उनके कम नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी यही है, वो शांत नहीं बैठ सकते 2 घंटा, उनको एंग्जाइटी होने लगती है। तो उनको तो चलो एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, आपको नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले मॉक्स को शांति से देना चालू कीजिए। मेक अ एग्जाम लाइक फील एट होम। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले टेबल पे बैठ के दीजिए, जिस टाइम आपका एग्जाम है उस टाइम दीजिए। उससे पहले 2 घंटे 1 घंटा मॉक देने से पहले भी टेबल बैठ जाइए चुपचाप बिना कुछ करे, और उसके बाद दीजिए। या पढ़ते रहिए कि आप कोई क्लास ले रहे हैं और उसके बाद आप फिर मॉक दीजिए 1 घंटा, पर टेबल पे 2 घंटे बैठने की आदत डालिए। तो ऐसी चीजें। और फिर डू नॉट पॉज मॉक्स अगेन एंड अगेन। ये मैं करता हूँ, पर मैं इसलिए करता हूँ कि जब मैं मॉक्स दे रहा हूँ मुझे पता है फिर मुझे उनकी एनालिसिस वीडियो बनानी है, और अचानक से शोर आने लग जाए या कुछ ऐसा होने लग जाए तो काफी बार करना पड़ता है पॉज। पर बिना मतलब में बार बार पॉज मत कीजिए कि चलो पानी पी आता हूँ पॉज करके, इससे आपकी रिदम बिगड़ती है। और फिर अगर आपकी रिदम बिगड़ने लगी और आपको फिर एग्जाम में भी ये रहेगा कि चलो पॉज यहाँ तो हो जाएगा, वहां क्या होगा, तो कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है। इससे आपको आपके मॉक्स एनालिसिस भी सही से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने पॉज कर लिया। हो सकता है कि आपने वहां आधी पजल बना ली, फिर आप वो दोबारा से बना रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हुआ। या हो सकता है कि आपने पॉज करा और फिर आप पजल बना रहे हो। काफी बच्चे ही करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो, पिछली बार IBPS क्लर्क का एक मैं टेक्स्ट बुक का फ्री फ्री वाला तो था, मैं मेंस का मॉक था, वो कुछ 20-25 हजार बच्चों ने दिया था, और उसमें जो पिछली बार का हाईएस्ट मार्क्स थे, कट ऑफ भी नहीं कह रहा हूँ मैं, हाईएस्ट मार्क्स जितने थे मेंस में वो, और मॉक भी नहीं था, वो प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें वो हाईएस्ट मार्क्स से 50-60 नंबर ज्यादा थे। और एक दो बच्चों के नहीं, 350-400 बच्चों के। पर एग्जाम में वो नहीं ला पाए ना। कैसे नहीं ला पाए? क्योंकि यही रीजन है कि वो क्या कर रहे हैं, बार बार पॉज करके करते हैं, पजल्स बनाते हैं पॉज करके, कि पजल्स की कंडीशन नोट कर ली फिर पॉज कर लिया फिर बनाए। नहीं, ये गलत बात है, ऐसे मत कीजिए। तो इस पे ध्यान दीजिए। और फिर गिव चैप्टर वाइज मॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स। तो चैप्टर वाइज मॉक्स ऐसे ही मत दे दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे दे देते हैं, और कुछ करते हैं देते ही नहीं है। अब आपने बहुत सीख लिया फिर भी आप चैप्टर वाइज मॉक्स दे सकते हैं। नहीं तो PDF बंडल कोर्सेज अगर आप हैं तो वो भी इक्वली गुड है, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यूज देम विद टाइमर। जैसे आपका PDF बंडल कोर्स है, आपने फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म बना रहे हैं आप, तो आपने 10 सिलॉजिज्म बनाने, तो आप एक टाइम लगा लीजिए कि मैं 10 सिलॉजिज्म 5 मिनट में बनाऊंगा या 3 मिनट में बनाऊंगा। तो आप इसे टाइमर लगा के कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं मैंने 3 मिनट में कितने सिलॉग्स बनाए, ये ऐसे। तो ये है। फिर अगला, माइंड कैलकुलेशन इज मस्ट इन दिस एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एग्जामिनेशन है। ये SBI PO नहीं है, ये IBPS PO नहीं है, ये है हाईएस्ट कट ऑफ वाला एग्जामिनेशन। हर बार, लगभग हर बार ये वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ वाला एग्जामिनेशन रहता है, या तो ये या तो IBPS क्लर्क। इसमें आपको पता होना चाहिए कि माइंड कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं 93 into 20 पेपर और पेन पे करूंगा। नहीं, आप 64 into 63 नहीं कर सकते। आपको अगर नहीं आ रहा, आप वहां पे नहीं लगा पा रहे हैं तो अलग बात है, आप जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, बट पेन पेपर बिल्कुल कम लगाइए।
रॉन्ग नंबर सीरीज में मैंने देखा है लोग पहले नंबर उतारते हैं। आप अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में नंबर्स उतार रहे हैं, आप रॉन्ग नंबर सीरीज एवरेज लेवल की भी, अगर हार्ड तो छोड़िए, एवरेज लेवल की भी है तो आपकी वो 1 मिनट से ऊपर लगेगा, और हार्ड आपकी 1.5 मिनट। तो आप 1-1.5 मिनट में अगर रॉन्ग नंबर करेंगे तो फिर अरिथमेटिक कब करेंगे? नहीं करेंगे। 25 नंबर, 25 IBPS पीओ में ठीक है, SBI पीओ में ठीक है, क्वांट में। और अगर SBI क्लर्क बहुत मुश्किल नहीं रहता है तो आपके 25 तो नहीं आने चाहिए। अगर चलिए काफी, जैसे अभी IBPS पीओ का टाइम होता है कि रीजनिंग बहुत हार्ड थी तो बच्चों के 15-15 आए, 12-12 आए, तो इट इज ओके कि कट ऑफ भी कम जाएगी और सबकी कट ऑफ धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी। पर वैसे आप नहीं कर सकते। बेसिक कैलकुलेशंस के लिए पेन मत यूज कीजिए। 23 × 20 नहीं, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। आप छोटी मोटी कैलकुलेशंस हो गई या हर चीज को नोट मत कीजिए। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, आपको मन ही मन में आना चाहिए हो रहा है, हो रहा है। अगर हाँ जैसे कुछ आ गया कभी 1193 डिवाइडेड बाय 12, तो फिर उसके लिए आपको पेन लगाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। वरना आप, अब आया 11 × 12, अब आप उसके लिए पेन निकाल रहे हैं कि 12 × 1 = 12 क्रॉस 12 × 12, उतने में किसी दूसरे बंदे ने सिंप्लीफिकेशन खत्म कर दी। सिंप्लीफिकेशन की कोई इज्जत नहीं है इस एग्जामिनेशन में। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 से 12 सेकंड मैक्सिमम लेते हैं लोग। 5 क्वेश्चन आए तो 50 सेकंड में, 1 मिनट में खत्म। अगर कोई हार्ड है, स्पीड ब्रेकर है, वो अलग बात है, पर नॉर्मली ये एक ट्रेंड है। रॉन्ग नंबर सीरीज में आपके 25-30 सेकंड में खत्म होती है। सिंपल नंबर सीरीज जो होती है हमारी मिसिंग नंबर सीरीज, वो 20-25 सेकंड में। क्वाड्रेटिक 25 सेकंड। अगर कोई रूट वाले आ गया, हार्ड आ गया, जो कि क्लर्क लेवल में मुश्किल है, शायद ना आए, पर अगर आ गया तो फिर वो सभी के लिए आया ना पहले तो इसलिए आपको माइंड कैलकुलेशंस को अपना, और माइंड कैलकुलेशन आपकी कैसे तेज होगी? आप स्टार्ट कीजिए माइंड। पहले आपको अभी लगेगा कि मेरे को तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कि माइंड कैलकुलेशन करने में, मेरे को 12 मिनट लग जा रहे हैं सर, कि ये जैसे आप DI बोलेंगे मैंने माइंड कैलकुलेशन यूज करा सर, पहले मेरे 10 मिनट लग रहे थे, अब मेरे 12 लग रहे हैं। पर अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि 8 मिनट भी लग रहे हैं, 7 भी लग रहे हैं, 6 भी लग रहे हैं। उस टाइम धीरे धीरे कम होगा, प्रैक्टिस धीरे धीरे आती है। अब आप पहली बार में 12 × 11 करेंगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, पर बाद में आपको तुरंत पता होगा। बाद में आपको 27 × 23 जैसे कैलकुलेशंस भी इजी लगने लगेंगी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप वैदिक मैथ्स की कुछ वीडियोस देख सकते हैं, आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं कि कैसे स्क्वायर्स निकाले जाते हैं, कैसे क्यूब निकाले जा सकते हैं। और अगर आगे बात करते हैं तो फिर लर्न टू सॉल्व पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट इन वन पॉसिबिलिटी एट वन टाइम प्लीज। अगर आप, अब तो मत कीजिए अगर आपका पेपर अभी है, पर जो आगे की तैयारी कर रहे हैं इसे प्लीज यूज कीजिए कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट एक पॉसिबिलिटी में, एक बार में एक पॉसिबिलिटी, 2 3 4 5 मत कीजिए। क्यों इतनी लाइनें खींचनी, क्यों इतना करना? एक बड़ी सी पॉसिबिलिटी बनाइए, जो आपकी लाइन्स होती है ना थोड़ा बड़ा बड़ा कीजिए। गलत हो जाता है तो काट के वहीं साइड में लिख दीजिए, एक में ऐसा नहीं कि आप 4-5 कर सकें। हो सकता है आपका एक हो जो आपकी लास्ट पॉसिबिलिटी में बने, वैसे आपकी कुछ पॉसिबिलिटी तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगी कंडीशन से नोट डाउन करने में ही। फिर आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो 1 या 2 पॉसिबिलिटी में बन जानी चाहिए। पर अगर आपके 3-4 भी लगे तो आपके हर किसी में 3-4 लगने से अच्छा ना कि एक में 3-4 लगे। तो इसको प्लीज यूज कीजिए, धीरे धीरे सीखिए पर सीखिए। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, 4 वीडियोस आ चुकी हैं पजल्स पे, सॉरी 3 आ चुकी हैं, चौथी मैंने अपलोड कर दी है, पर मैं सोचा था पहले ये वीडियो अपलोड कर दूं आज, फिर आज शाम को या कल तक वो वाली भी अपलोड कर दूंगा, तो 4 पजल्स आपकी हो जाएंगी। तो उनको देखिए, सब वीडियोस को देखिए, आप सीखिए। सीटिंग अरेंजमेंट भी मैं लाऊंगा, उनको भी देखिएगा। रीजनिंग की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, और वो पजल्स वाली प्लेलिस्ट मैं सोच रहा हूँ कि अलग कर दूं, क्योंकि पजल्स अब मैं काफी कंटिन्यूसली लाऊंगा। एक बार IBPS PO मेंस हो जाए तो SBI PO के लिए सीरीज लाएंगे जिसमें रोज एक पजल या 2 पजल 3 पजल की सीरीज होगी, जब अच्छे लेवल की पजल्स आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे 2 बार बोलना पड़े मुझे, 4 बार बोलना पड़े, मैं बोलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कट ऑफ क्लियर करने वालों को और कट ऑफ के पांव छूने वालों को अलग करती है। अगर आपके 85 कट ऑफ गई है, एक बंदा जो 88 89 ला रहा है और एक बंदा जो 84 83 ला रहा है, उसमें मेन अंतर होशियारी का नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, रिवीजन का है। आपने अटेम्प्ट किया, आपने एनालाइज किया, आपने रिवाइज ही नहीं किया। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्या करेंगे उस एनालाइजेशन का? अटेम्प्ट, फिर एनालाइज, फिर रिवाइज और फिर रिपीट। अटेम्प्ट एनालाइज रिवाइज, अटेम्प्ट एनालाइज रिवाइज,
अटेम्प्ट, एनालाइज, रिवाइज, ये करना है आपको। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, यू आर नॉट करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो आप मॉक टेस्ट दे क्यों रहे हैं? बस पढ़ते रहिए। आप अपना 1 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जो मिस्टेक्स मॉक्स में बन कर रहे हैं वही आप रियल एग्जामिनेशन में दोहराएंगे। ऐसा नहीं आप रियल एग्जाम में कुछ अलग कर देंगे अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आपका हर बार जो पैरेलल पजल होती है वो आपकी हर बार गलत हो रही है, या आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर वाले, उसमें आपको हर बार 4 मिनट लग रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप कोई नई वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप कोई नई ट्रिक्स नहीं देख रहे हैं, आप कुछ तरीका नहीं कर रहे हैं कि आप पेयर बनाने के लिए क्या यूज करें, आप डॉट कैसे दें, आप राइट कैसे करें, आप लेफ्ट, आप पूरा पूरा लिख रहे हैं। आप कुछ नई चीज नहीं सीख रहे हैं, तो आप क्यों मॉक्स दे रहे हैं? आप वही करेंगे पेपर में भी। और इंग्लिश में आपको मैं बता रहा हूँ, डोंट जस्ट एनालाइज योर रॉन्ग अटेम्प्ट्स बट योर करेक्ट अटेम्प्ट्स आल्सो। इंग्लिश में आप क्या करते हैं कि आपने देखा अच्छा मेरा ये रॉन्ग हुआ, अच्छा अच्छा इसमें ये होना था, अच्छा हो। पर मैं बताऊं आपको, आप काफी बार ऐसा कर देंगे कि आपने सही करा पर आपको पता भी नहीं था आपने सही क्यों करा। साइनोनियम आपको लग रहा था कि चलो ये 3-4 गलत हैं, अब ये सही होगा शायद, क्योंकि इंग्लिश में हमारा काफी गैप रहता है। हम लगभग कंफर्म सिर्फ 15-16 में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। अभी मेरे आईबीपीएस क्लर्क में 28 आए थे और आईबीपीएस पीओ में भी शायद 23 या 24 आए थे। तो उन दोनों में ही जो अटेम्प्ट्स हैं, मेरे को सिर्फ 15-16 में पता होगा कि ये कंफर्म सही, बाकी 10-15 हम नॉर्मल, हमको इंग्लिश पढ़ी नहीं है सीखने, बस हाँ चलो ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये ऐसा थोड़ा पढ़ा था, ये है वो है, तो यही तरीके से करते हैं। तो हमको काफी बार पता नहीं होता कि गलत क्या था या सही क्या था। तो आपको लगभग लगभग अपना हर अटेम्प्ट देखना है कि अच्छा मैंने ये क्यों सही करा, ये मैंने कैसे सही करा, अच्छा इसमें स्पेलिंग में गलती, अच्छा इन चारों बाकी के चारों मतलब वर्ड का क्या मतलब होता है, इनके सिनोनियम्स क्या होते हैं या इनके एंटोनियम्स क्या होते हैं। तो ये सब चीजें देखनी है आपको, रिवीजन इसको बोलते हैं। ये नहीं कि आपको चलो ये गलत हुआ, अच्छा कि क्वेश्चन का मतलब सवाल होता है, ओ स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, अच्छा वीकनेस का मतलब आपने कमजोरी डालता, पर आपको पता होना चाहिए कि वीकनेस के और इंग्लिश में क्या अलग अलग होते हैं साइनोनियम्स, या चलो साइनोनियम्स आपने सही कर दिया, आपको एंटोनियम्स पता थे। ये सब चीजें देखनी चाहिए। अगली बात करें तो डोंट गेट टेंस्ड फ्रॉम योर मॉक स्कोर्स नाउ। अब टेंशन लेने का वक्त चले गया है। अब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करेंगे, कम मार्क्स आ रहे हैं तो पेपर नहीं देंगे। 4 दिन बाद पेपर है, मार्क्स कोई आसमान में तो नहीं बढ़ जाएंगे। अब आपके 60 आ रहे हैं, चलिए अगर आपका 20-25 को, तो मैं बोल भी सकता हूँ कि आप 60 से इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके 70-75 कर दें। पर आपके 50 आ रहे हैं, 12 को आपका एग्जाम है, 53 कर देंगे, 55 कर देंगे, चलिए तो आप थोड़ा अच्छे से करें, 60 कर देंगे। 60 से क्लियर तो नहीं होगा ना, खासकर अगर आप उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऐसी जगहों से हैं, ऊपर से आप जनरल हैं। तो कोई अब टेंशन लेने का वक्त नहीं, अब बस आराम से दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया भी कि जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो आपके मार्क्स डिक्रीज करेगी, बढ़ाएगी नहीं। हमेशा आपके साथ ऐसे ही होगा। द टाइम टू वरी इज गॉन। चिंता का समय गया और चिंता चिता समान है अब तो। बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर बेस्ट। 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आराम से कीजिए, आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए, तभी तो आप अगला अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे। अब ये खराब हो गया अगर किसी का, तो अगले पे फोकस कीजिए ना, क्यों इसी के पीछे पड़े रहना। टेंशन एंड एंग्जाइटी जस्ट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग योर स्कोर्स, नॉट वाइस वर्सा। उल्टा नहीं करती हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप टेंशन और एंग्जाइटी लेंगे, ओ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अचानक से मार्क्स 50 से 80 हो गए, नहीं 50 से 40 हो जाएंगे इससे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो पहले इसके 5 टिप्स बताई हैं उनको अच्छे से कीजिए, उनको लिख लीजिए, उनको जब आप करते हैं तो आप वो कीजिए कि आप याद करें। मैंने जो माइंड कैलकुलेशन बताई, तो आपको सोचना माइंड कैलकुलेशन कैसा है, वैदिक मैथ्स की वीडियो देखिए, वैदिक मैथ्स इज वेरी हेल्पफुल इन दीज केसेस। रिवीजन आपको पता है, तो अब रिवीजन, अब जितने भी आप मॉक दे रहे हैं, एटलीस्ट अगर किसी का 20 को पेपर है तो वो 10 मॉक्स तो अभी कम से कम देगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप 10 मॉक्स का अच्छे से एनालाइज कीजिए, उनके बाद अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको जो अपने खराब टॉपिक लग रहा है, टॉपिक बस हल्के से रिवाइज, ये नहीं कि आप पूरा, जैसे आपको टाइम एंड वर्क गलत लगा, आपने 6 घंटे की टाइम एंड वर्क की वीडियो निकाल ली, नहीं। बस एक बार ब्रश अप कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। आप कोई फॉर्मूला भूल गए हैं, या आपको अचानक से 35 का स्क्वायर याद करने में दिक्कत आई, या आपको नहीं पता था 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये सब चीजें आप हल्का सा देख लीजिए, स्क्वायर्स रिवाइज कर लीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं कि आप अपनी रिवीजन में, अब आपको जैसा बहुत अंतर नहीं कर सकते। अगर आपका 12-25 को है तो अभी बहुत टाइम है, 2 हफ्ते काफी होते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए तो काफी होते हैं, प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो आप अभी अपना स्कोर काफी बढ़ा सकते हैं। मेरे को याद है मैंने आईबीपीएस क्लर्क में स्कोर उस टाइम पे, मैंने पेपर बस फॉर्म भर दिया था,
पेपर से 1 महीना पहले फॉर्म था शायद अगस्त में, मैं पेपर से 4-8 दिन पहले 50 की रेंज में स्कोर करा था, 50 to 60 के बीच में, और पेपर में मैंने 70 प्लस स्कोर किया। तो 20 मार्क्स विद इन फ्यू डेज, तो आप भी कर सकते हैं। और होप करता हूँ कि आपका बिल्कुल एकदम पेपर बहुत अच्छा जाए, आपने जितनी भी तैयारी करी है वो सफल हो, आप प्रीलिम्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें, आपको प्रीलिम्स में 2-3-4 मार्क्स की कोई टेंशन ना लेनी पड़े। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आगे अच्छा ही होगा। अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, तो आप अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो ये सोचिए कि अगर मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, मैंने इतनी तैयारी करी है, मैंने मेहनत करी है, मैंने मॉक्स दिए हैं, मैंने रिवाइज किया है, मैं अटक गया, तो दूसरा बंदा भी तो अटका ही होगा। मैं IBPS PO प्री में एक क्वेश्चन में अटका था, और मैंने उस टाइम यही सोचा अपने से, पर वो तो मैंने खाली मन को बहलाने के लिए बोला था, और मेरे वहां 6-7 मिनट वेस्ट हो गए। फिर मैं अगली पजल पे बढ़ गया, मेरा आंसर भी नहीं आया, उसका गलत लग रहा था, मतलब आंसर निकल गया था पर ऑप्शन से मुझे लगा कि शायद गलत है, तो मैंने छोड़ दिया कि वाई टू अटेम्प्ट। तो मैं जब घर आया तो उस टाइम तो मैंने अपने से बोला कि मैं फंसा हूँ तो सभी फंसे होंगे, पर मैंने लोगों के कमेंट देखे। सेकंड शिफ्ट था वो, मेरी पहले वाला दिन 15 को था शायद पेपर, 15 सेकंड शिफ्ट 10 बजे वाली। मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था, फिर तो सबने वो क्वेश्चन गलत किया था, अप्रोक्सीमेटली सबका वो पजल फंसा था अगर उन्होंने वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, लगभग सबका। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सिर्फ आप नहीं, सभी उसमें फंसेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। हो सकता है इस बार आपको पेपर, पिछली बार 81 कट ऑफ गई थी तो आप सोच के जा रहे हैं कि 81 82 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं, और आप पेपर में 70 ही अटेम्प्ट कर पाए। पर अगर आपकी या तो शिफ्ट हार्ड थी तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, या सारी शिफ्ट हार्ड थी तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, नॉर्मलाइजेशन हो, जो इस बार IBPS PO में हुआ। तो डरिए मत कि मेरा तो बहुत खराब चलेगा, मेरा तो बहुत अच्छा चलेगा, खुश मत होइए, अगर हो सकता है 90 प्लस भी कट ऑफ चल जाए अगर सबका अच्छा चल जाए। कट ऑफ इज जस्ट अ मेजर कि जो आखिरी बच्चा है उसके कितने मार्क्स आए, मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 86 का मतलब क्या है, जो जनरल का आखिरी बच्चा उन्होंने छांटा उसके 86 आए थे, पर आपको तो उससे ऊपर ही रहना है। तो वो मैटर नहीं करता कि वो 86 हो या 56 हो, वो उतने ही बच्चे सेलेक्ट करने हैं उन्हें। 5,000 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, 50-60 हजार बच्चे सेलेक्ट होंगे, 4-5 लाख बच्चे शायद पेपर दें, या शायद और कम, 4 लाख बच्चे पेपर देंगे, उनमें से 3 लाख ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट मिला के 10 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, 15 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ नहीं आता, वो बस भीड़ बढ़ाने हैं उनसे मंडली। 1 लाख बच्चे होंगे जो 50 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, और आपका जो कंपटीशन है वो उन्हीं 1 लाख से जो 50 प्लस 50 मतलब 60-70 आसपास स्कोर कर रहे हैं, उन्हीं से आपका कंपटीशन है, उन्हीं को आपको हराना है। तो ऐसे कोई डरिए नहीं, जो होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। फोड़ देना इस बार आपने, अब या तो फोड़ दो या तो छोड़ दो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कैसी वीडियोस चाहिए उनके लिए कमेंट कर दीजिए। काफ़ी बच्चे इंग्लिश के लिए मांग रहे थे कि इंग्लिश में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं खुद कोई बहुत इंग्लिश मीडियम में उसमें ऐसे नहीं पढ़ा हूँ, तो नॉर्मली इंग्लिश थी, इंग्लिश मीडियम था पर नाम का ही। तो बस मेरा क्या, मैंने रीडिंग बहुत करी है, मतलब मैंने स्कूल बुक्स हटा के, स्कूल बुक्स तो खैर नहीं पढ़ी थी, पर उन्हें हटा के लगभग लगभग 60 to 70 बुक्स एडिशनल रीड करी होंगे पिछले 1 साल में। नॉर्मली आपको कॉमिक्स पसंद है आप कॉमिक्स, बायोग्राफीज पसंद है बायोग्राफीज, कुछ भी इंग्लिश का रीड कीजिए, बस रीड कीजिए। न्यूज़पेपर बोरिंग लगते हैं तो मीम्स पढ़िए, अगर इंग्लिश में कोई फॉरेन मूवीज के या फॉरेन राइटर्स हैं उनकी वेब सीरीज या उनकी बुक्स, उनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ लीजिए। आपको कोई वेब सीरीज बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश में रही है, कोई बाहर की, कोई भी आपको पसंद है, आप देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स और जो भी, या कोई मूवी बहुत पसंद है उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए या उसके सीन्स पढ़ लीजिए, आपको मार्वल पसंद है उनकी कॉमिक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, बस इंग्लिश रीडिंग आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, इतना काफी है। और जो भी उसमें आपको लगे ना कि ओ ये वर्ड तो मुझे नहीं आ रहा, उसको एक कॉपी में लिखिए, तुरंत गूगल कीजिए, उसका जो मीनिंग होता है उसके 2-3 इंग्लिश में साइनोनियम्स उसके सामने लिख दीजिए, और उनको रोज शाम को रिवाइज कीजिए, बस इतना कीजिए इंग्लिश में। 1 महीने में आप अपना स्कोर 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे, जो 10, 12, 15 में स्कोर कर रहे हैं। अब कोई 30 में स्कोर कर रहा है तो वो तो नहीं कर पाएगा ना, 30 से 40 तो नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।